नमस्कार। आज हम एक बहुत पुराने आदर्श को एक बिल्कुल नए और कह सकते हैं अनोखे नजरिए से समझने वाले हैं। क्या कभी सोचा है कि गर्मियों की एक सिंपल सी पारंपरिक ड्रिंक एक परफेक्ट समाज के गहरे मतलब को कैसे खोल सकती है? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हाँ, मुझे पता है, ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। भला एक ड्रिंक और एक आदर्श राज्य का क्या कनेक्शन? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वो उन वैल्यूज़ को दिखाता है जो हजारों सालों से हमें प्रेरणा देती आई हैं। तो ठीक है, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सरल और ताजगी भरी चीज से। एक पेय जिसका नाम है पानकम। और पता है, यहीं से ये पूरी बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये कोई मामूली ड्रिंक नहीं थी, इसका एक बहुत ही खास महत्व था, जो सीधे सीधे भगवान राम से जुड़ा हुआ था। तो आखिर ये पानकम है क्या? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बड़ा असरदार पेय है। इसमें गुड़ की मिठास है, नींबू का खट्टापन है और अदरक काली मिर्च का हल्का सा तीखापन। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि रामनवमी के पवित्र मौके पर चढ़ाया जाने वाला एक प्रसाद है। इसे बनाना तो और भी आसान है। बस गुड़ को पानी में घोल लीजिए, उसमें कुछ पारंपरिक मसाले मिलाइए, नींबू के रस से टेस्ट को बैलेंस कीजिए और पवित्र तुलसी के पत्तों से सजाकर इसे सर्व कीजिए। सिंपल। तो अब जब हम इस ड्रिंक को समझ गए हैं, तो चलिए उस त्योहार की तरफ चलते हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा अहमियत होती है, यानी रामनवमी। रामनवमी, जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान राम के जन्मदिन का त्योहार है, जिन्हें धर्म और सही आचरण का प्रतीक माना जाता है। ये त्योहार सिर्फ एक जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि उन आदर्शों का जश्न है जिन्हें उन्होंने जिया। लेकिन रामनवमी और पानकम का कनेक्शन असल में बड़ा गहरा और सोचा समझा है। पहली बात तो ये कि ये एक सात्विक प्रसाद है, यानी ऐसा भोग जो शुद्धता और संतुलन का प्रतीक हो, जो त्योहार के मूल भाव से बिल्कुल मेल खाता है। दूसरी बात, रामनवमी पड़ती है गर्मियों में और ये ड्रिंक शरीर को नेचुरली ठंडक देती है। साथ ही गुड़ से एनर्जी मिलती है और अदरक पाचन में मदद करती है। तो ये सिर्फ एक प्रसाद नहीं, बल्कि भक्ति और देखभाल का एक प्रतीक बन जाता है। और यही सवाल हमें इस विश्लेषण के अगले पड़ाव पर ले जाता है। एक इतना साधारण सा प्रसाद उस महान शख्सियत के बारे में हमें क्या बताता है जिसे ये चढ़ाया जाता है? तो चलिए अब अपना ध्यान भगवान राम के चरित्र और उनके उन आदर्शों पर लगाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। भगवान राम को अक्सर मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है वो इंसान जिसने हर हाल में, हर मुश्किल में मर्यादा यानी नैतिक अनुशासन और धर्म का पालन किया। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। उनके चरित्र के जो स्तंभ थे, वो थे धर्म, यानी अपनी ड्यूटी के लिए एक अटूट कमिटमेंट, हर कीमत पर सच का साथ देना, सभी के लिए करुणा, चाहे वो केवट हो या शबरी, और एक आदर्श बेटे से लेकर एक आदर्श राजा तक हर भूमिका में सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ सेवा का भाव। तो सोचिए, जब एक ऐसा आदर्श व्यक्ति शासन करता है तो उसका राज्य कैसा होगा। बस यहीं से जन्म होता है राम राज्य की अवधारणा का, जो सिर्फ एक शासन नहीं, बल्कि एक दार्शनिक आदर्श बन गया। और देखिए, यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। राम राज्य की अवधारणा किसी धार्मिक राज्य की नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था का विचार है। यहाँ सत्ता का मकसद कंट्रोल करना नहीं, बल्कि सेवा और जनता का कल्याण होता है। ये एक ऐसा आइडियल है जहाँ शासक अपने हर फैसले के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होता है। इस आइडियल स्टेट के 3 मेन पिलर्स हैं। न्याय, जो सबके लिए हो और तुरंत हो; सद्भाव, यानी सामाजिक एकता, जहां हर वर्ग का सम्मान हो; और ऐसी समृद्धि जहां आर्थिक असमानता कम से कम हो। ये एक ऐसे समाज की कल्पना है जो पूरी तरह से बैलेंस पर आधारित है। तो सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुरानी बात आज की दुनिया में कितनी प्रासंगिक है। चलिए देखते हैं कि इससे हम आज क्या सीख सकते हैं। ये हजारों साल पुराने आदर्श आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। जरा सोचिए, आज के इस पोस्ट ट्रुथ युग में, जहां सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है, सत्य का सिद्धांत कितना जरूरी है। धर्म या कर्तव्य का विचार हमें पर्सनल एम्बिशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना सिखाता है। और सेवा का भाव ये बताता है कि असली लीडरशिप अधिकार जताना नहीं, बल्कि जवाबदेह होना है। और करुणा, वो तो एक बेहतर समाज की नींव ही है। और ये जो बात है ना, ये मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है।
एक आदर्श समाज सिर्फ सिस्टम या नेताओं को बदलने से नहीं बनता। इसकी शुरुआत तो व्यक्तिगत स्तर पर होती है, जब लोग उन आदर्शों को अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला करते हैं। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान आज की जिंदगी के हर पहलू पर लागू हो सकता है, चाहे वो राजनीति और बिजनेस में एथिकल लीडरशिप हो, समाज में आपसी सद्भाव हो, या हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में ईमानदारी और जवाबदेही। ये जीवन जीने का एक पूरा नजरिया देता है। तो ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक बेहतर समाज की नींव हर एक इंसान के अपने फैसलों में है, तो सवाल ये है कि आज हम और आप किन मूल्यों और आदर्शों को अपनी जिंदगी का आधार बनाने का चुनाव करेंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।